ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे आयनिक रेडियस को, ठीक है। सो रेडियाई ऑफ कैटायन, जो आयनिक रेडियस से मतलब है इसमें टू टाइप्स ऑफ आयंस रहेंगे, एक रहेगा कैटायन और दूसरा रहेगा एनायन। क्लियर। सो इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ना अपन आयनिक रेडियस, जो कि एटम्स की रहेगी। क्लियर। रेडियस ऑफ कैटायन, ये इस पॉइंट्स आपको नहीं याद रखने के। कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, दिमाग में बहुत काम आएंगे आगे समझने में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को। रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम विच इट इज़ द फॉर्म्ड। इनका कहने का मतलब है जो कैटायन की रेडियस रहेगी वो हमेशा छोटी रहेगी, किससे? एटम से। और वो एटम कौन सा है? जिससे मिलके वो कैटायन बना है। पॉइंट समझिए फिर से। रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। मतलब कैटायन का रेडियस जो है हमेशा छोटा होगा, किससे? रेडियस ऑफ द एटम से, जिससे वो कैटायन बना है। जिस एटम से वो कैटायन बना है उसकी हमेशा रेडियस छोटी ही रहेगी। सो नेक्स्ट है, ये एक एग्जांपल है सोडियम के लिए। Na जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज है कैटायन में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से होता है उसमें देख सकते हो। इसकी जो रेडियस है एटम की Na की वो 186 है, और यहाँ पे जो कैटायन है उसकी रेडियस है 95 pm फॉर पिकोमीटर होता है। क्लियर। यहाँ पे अपन वैल्यूज़ को देखें तो Na एटम का जो रेडियस है वो ज़्यादा है और उसके कैटायन का जो रेडियस है वो कम है। इसी तरीके से एनायन के लिए बात करेंगे, यहाँ पे उल्टा होगा कैटायन का। तो आप समझ गए होगे जो रेडियस ऑफ एन एटम है, ठीक है, वो हमेशा, या आयन जो है, जो एनायन बनेगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे? पेरेंट एटम से। मतलब ये आपके कैटायन का उल्टा है। मतलब यहाँ पे देखिए क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, उससे वो अपने नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, मतलब एनायन में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे पेरेंट एटम देखें, उसकी एटॉमिक रेडियस है 99 pm। क्लियर। और इसकी है 181 pm। तो क्लियरली वैल्यू से भी समझ में आ रहा है अपन को कि यहाँ पे जो पेरेंट एटम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है या एनायन का रेडियस है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है, पेरेंट एटम से आपके जो रेडियस ऑफ एनायन है वो ज़्यादा है। अगला देखें, आयनिक रेडियाई किसमें? ग्रुप में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर देखें ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि डाउन द ग्रुप में अगर बढ़ रही है तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी और घट रही है तो घटेगी। सो आगे देखें, इन द पीरियड। अब पीरियड में देखते हैं डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, और पीरियड में क्या होती है ना, डिक्रीज होती है। मतलब ये कह सकते हो ग्रुप डाउन द ग्रुप में आयनिक रेडियस क्या होगी ना, बढ़ेगी, और पीरियड में क्या होगी, घटेगी। अब आगे देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइंस और एटम मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिनके एटम तो डिफरेंट हो लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम हो। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, इसमें नोट पॉइंट है कुछ। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ द गिवन एटम स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, कैटायन के ऊपर, ठीक है, तो वो जो एटम रहेगा, ठीक है, वो छोटा रहेगा। आयनिक रेडियस उसकी जो रहेगी ना वो छोटी रहेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम वो है ना एलिमेंट आयरन, उसके ही देखो Fe2+ Fe3+। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जो कैटायन रहेगा आपका, है ना, वो स्मॉलर ही रहेगा। ठीक है, या उसकी आयनिक रेडियस ना छोटी रहेगी। और इसका उल्टा कर दो तो वो उसके लिए हो जाएगा, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, वो एनाइन के लिए हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल के बारे में। ये क्या होता है? सीधा सा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में, रिमूव करने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल। क्लियर। सो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे मान लो कोई ये एक एलिमेंट है, इसमें एनर्जी दी, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर। डेल एच अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, और डेल एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एनर्जी जो है ना रिलीज हो रही है। इसकी यूनिट होती है किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है?
ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी, एंथैल्पी को ही एनर्जी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या होती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसका मतलब है जिस तरीके से लास्ट सेल से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, उसी को अपन 1 2 3 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। और इसका ये ऑर्डर है जो कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट जो है वो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, और जो लास्ट है फर्स्ट मतलब जो तीसरे नंबर पे जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा रहेगी और सबसे कम लगेगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम एक फैक्टर रहता है। लॉन्गर द साइज ऑफ एटम स्मॉलर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। साइज एटम का साइज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी छोटी रहेगी। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको मैंने बताया था, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक लाइन भी लिखी, द इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन द इनर सेल शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहे हैं और एंथैल्पी घटेगी तो इसके ये कारण क्या है, रीजन क्या है, ये ऐसा है जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन लोकेट कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से शील्ड करने का काम करेंगे। मतलब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाना चाहिए उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। इसका मेन पॉइंट है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन है किसी एलिमेंट या एटम का तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन करता है, जिसकी वजह से उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम जाएगी। इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और आपको बहुत दिक्कत जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उस पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट का। इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इन पीरियड में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ओके। और ग्रुप में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज घटती है। 1 सेकेंड, ये जो न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के जो कॉन्सेप्ट है ये है तुम्हारे बेटा पीरियड के लिए, ठीक है। और ग्रुप में क्या रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तुम जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, 11th 12th हो, ग्रेजुएशन हो, जहाँ पे भी हो, ये तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए, तब आपसे केमिस्ट्री बन सकता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी जो किसी दूसरे, ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे और कोवलेंट बना ले, कोवलेंट बॉन्ड बना ले खुद से, ठीक है। सो ये कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ रूल्स बताए थे, वही सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसमें भी हम फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे, साइज ऑफ एटम, क्लियर। तो अगर हम बात करें एटम के साइज़ की, अगर एटम का साइज़ छोटा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है बढ़ता है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, क्योंकि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, लार्जर इज द अट्रैक्शन टूवर्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब पीरियड की बात करें, वेरिएशन इन पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड के में कैसे चलता है, तो ये जो आपका पीरियड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करने पर। रीज़न क्या है, जो साइज़ ऑफ एटम है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और कहा जाए तो जेड इफेक्टिव भी कम हो जाता है, ठीक है। मतलब साइज़ ऑफ एटम
रहता तो ज़्यादा है लेकिन कांस्टेंट बढ़ता है, 1 या 2 के हिसाब से बढ़ता है, इसीलिए अपन उसको साइज ऑफ एटम को जो है अपन डिक्रीजमेंट में ही लेते हैं, और जेड इफेक्टिव जो लेंगे वो इंक्रीजमेंट में लेंगे। अब ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली बढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ बढ़ जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। अब आपका होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको नोट डाउन करेंगे और याद। और लास्ट इसमें फाइनली लास्ट टॉपिक इसमें वैलेंसी रहेगी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद हाइड्रोजन, ओके, ये कहलाती है वैलेंसी। और जो बैलेंस सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो सेल होती है उसको बैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। पीरियड में बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अक्रॉस द पीरियड वो बढ़ते हैं या कह सकते हो बढ़ते हैं, और ग्रुप में बात करो तो वो रहते हैं सेम, क्लियर ना, सेम ही रहते हैं ग्रुप में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना ग्रुप की वैलेंसी सेम हो सकती है, पीरियड में चेंज होती रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी से सिमिलर टर्म है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को ही कह सकते हो, ये बैलेंसी ही है, आज के समय में इसको बैलेंसी ही के टर्म में बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस माइनस के फॉर्म में बताना पड़ता है। नंबर तो वही रहते हैं जो बैलेंसी में रहते हैं, जैसे HCl में देखो तो हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, ठीक है। अब कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं और केमिकल रिएक्टिविटी है शॉर्ट में, वो आप पे याद भी कर लें, ठीक है। और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के इनको बहुत यूज़ है, और इस साल भी आपको इस क्लास में या पता होना भी बहुत ज़रूरी है। सो जैसे यहाँ पे कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर बेटा आपको पहले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप जाके चैप्टर 9, 10, 11 में बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो रहेगा आपका हाइड्रोजन। अब हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे पढ़ लिया, अब इंडिविजुअली सबसे पहला एलिमेंट जो देखेंगे जो आपके सिलेबस में है हाइड्रोजन, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।